हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा बेहद ही अमेजिंग और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है ऑन एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज भी कह सकते हो। इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं बच्चों? तो अभी तक हमने पीरियोडिक टेबल में सब कुछ बेसिक पूरा कवर कर लिया, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हमने हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक देखा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से लेके स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, हाउ टू फाइंड पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप, सब कुछ इन डिटेल नंबर ऑफ क्वेश्चन के साथ मैंने तुम्हें करवाया है। बट इस चैप्टर का 4 इंपोर्टेंट पिलर्स हमें पढ़ना था। पहला पिलर था एटॉमिक साइज, दूसरा पिलर था आयोनाइजेशन एनर्जी, तीसरा पिलर रहेगा हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लास्ट वन फोर्थ पिलर रहेगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इन चारों पिलर्स को पढ़ने के बाद हमारा पीरियोडिक टेबल आसानी से समाप्त हो जाएगा और इसके बाद हम चालू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। तो आज पीरियोडिक टेबल का हम पहला पिलर पढ़ने जा रहे हैं, एटॉमिक रेडियस। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं इसको शुरू करता हूं। बट उससे पहले मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि भैया तुम एटॉमिक रेडियस सुन के क्या समझते हो कि किसी भी एटम की रेडियस क्या होगी? तो भैया 10th तक तुमने पढ़ा है, 10th तक तुमने क्या पढ़ा है कि जैसे मान लो कोई सा भी एटम है तो उसके सेंटर से आउटर मोस्ट लेयर तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? हम रेडियस बोलते हैं। अब ये मेरा पंजा है तो ये हो जाएगी पंजे की रेडियस, या फिर मैं कोई सा बॉल ले लेता हूं तो सर्कल या डिस्क लेता हूं। जैसे तुमने बचपन में सीडियां वगैरह देखी होगी, तुम्हारे दादाजी लोग रखते होंगे। तो जो सीडी रहती थी ना, जो अपन उसमें लगाते थे और मूवी वगैरह देखते थे, तो वही वाली सीडी में एक बीच में सुंदर सा सर्कल रहता था। तो उस सर्कल से लेके लास्ट लेयर तक की डिस्टेंस क्या कहलाती थी? हमारी सीडी की रेडियस कहलाती थी। अब सीडी बड़ी हो गई, जैसे अपन टायर देखते हैं तो टायर में क्या है, टायर के बीच के सेंटर से लेके आखिरी लेयर ऑफ टायर, जो टायर होता है ना, जो कार, बस या साइकिल, बाइसिकल सब में लगता है, उसी टायर की रेडियस क्या हो जाएगी? सेंटर ऑफ टायर से लेके आखिरी लेयर ऑफ टायर तक की डिस्टेंस को बोलते हैं हम रेडियस। तो भैया एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी? किसी भी एटम की, 10th तक ये तो पढ़ा ही होगा ना, कि किसी भी एटम के सेंटर से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस को बोलेंगे हम एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है? बेसिकली जो तुमने 10th तक पढ़ा है उसके हिसाब से बताऊंगा अभी मैं। उसके बाद आज की तारीख में 11th में हमें कैसे इसको एक्सप्लेन करना है, कैसे इसको समझना है। क्योंकि आज की तारीख में देखो, पहले पुराना बता देता हूं मैं। तो पुराना क्या है, यहां पर ये मेरा एक एटम है जिसका ये न्यूक्लियस है। ये जितनी भी सर्कल से भैया, ये इस एटम की ऑर्बिट से, सेल से, इन ऑर्बिट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है हमारे। तो इस एटम की रेडियस क्या हो जाएगी 10th की डेफिनेशन के हिसाब से? तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज आवर एटॉमिक रेडियस। उस एटम की रेडियस हो जाएगी। बट ये 10th तक ठीक था। अब तुम आ चुके हो 11th में। अब 11th में तुम्हें पता चल गया है, तुमने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा होगा कि भैया इलेक्ट्रॉन का तो वेव नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? वेव नेचर होता है। तो इलेक्ट्रॉन हमारे ऐसे सर्कल के पाथ में घूमेगा ही नहीं। जब ये सर्कल के पाथ में नहीं घूमेगा, इसका नेचर कैसा होता है भैया? वेव नेचर होता है। तो ये तो ऐसे वेव के फॉर्म में घूमेगा। अरे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन भाग गया। ये कैसे घूमेगा? हमारा सुंदर सा वेव के फॉर्म में घूमेगा। ये वेव के फॉर्म में ट्रेवल करेगा। तो अब क्या इसकी बाउंड्री फिक्स्ड है? सर्कल में तो बाउंड्री फिक्स्ड थी, बट क्या अब इसकी बाउंड्री फिक्स्ड है बच्चों? नहीं है। क्योंकि कभी मैं यहां से, इसके सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से यहां तक की डिस्टेंस देखूंगा तो एक कुछ और आएगी। यहां से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कभी यहां भी आया होगा तो यहां की डिस्टेंस कुछ और आएगी। मतलब हम सिंगल एटम की रेडियस कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है, और वेव नेचर है तो उसकी बाउंड्री फिक्स्ड ही नहीं है। कभी उसका वेव नेचर है तो ये उसका सेंटर है, कभी यहां तक देखोगे ये वेव ऐसी आई भैया,
तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कम होगी, बट यहां से यहां तक की डिस्टेंस ज्यादा होगी। तो ये कैसा रेडियस हो गया जो एक ही एटम की दो दो रेडियस बता रहा है, या इनफाइनाइट रेडियस पता चलेगी ना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कुछ और, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कुछ और, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कुछ और आएगी। तो इसका मतलब है कि जो हमने 10th तक पढ़ा है वो 10th तक ही रहने दो, उसको 11th में लाने की जरूरत नहीं है। 11th में हमें पता चल गया इलेक्ट्रॉन भैया का तो वेव नेचर होता है, तो उसकी बाउंड्री फिक्स्ड नहीं है। जब उस गधे की बाउंड्री फिक्स्ड नहीं है तो क्या तुम उस एटम की रेडियस निकाल सकते हो? क्या नहीं निकाल सकते हो, बाउंड्री फिक्स्ड नहीं है, रेडियस निकाल ही नहीं सकते हो। तो एक सिंगल एटम की रेडियस कभी भी कैलकुलेट नहीं की जा सकती है। हम जब भी रेडियस कैलकुलेट करेंगे तो हम करेंगे बॉन्डेड स्टेट में। बॉन्डेड स्टेट कैसा? जैसे ये एक एटम है, इसने दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना रखा है, यहां पर दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना रखा है। तो बॉन्डेड स्टेट में क्या होगा बच्चों? बॉन्डेड स्टेट में होगा हमारा, ध्यान से देखना, इसका न्यूक्लियस, इस एटम का न्यूक्लियस और इस एटम के न्यूक्लियस की बीच की डिस्टेंस को हम बोलेंगे डीएबी। ये तो हमारी क्या हो जाएगी? डायमीटर। क्या हो जाएगा? डीएबी। ये मान लो ए एटम है, ये बी एटम है, इन दोनों एटम ने मिलकर मॉलिक्यूल बनाया है, तो हम मॉलिक्यूल की रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, बट सिंगल एटम की नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? ये जो इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस है, दोनों एटम के बीच की डिस्टेंस का यदि मैं हाफ कर देता हूं तो मुझे रेडियस मिल जाती है, मतलब डी ए बी बाई 2 कर दूंगा तो ये हो जाएगी मेरी सुंदर सी रेडियस। मतलब सिंगल एटम की रेडियस कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम रेडियस किसकी करते हैं? बॉन्डेड स्टेट में रेडियस कैलकुलेट करते हैं। तो यही डेफिनेशन है। पहले मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है? द डिस्टेंस बिटवीन the distance between nucleus and outermost electron in an atom is called atomic radius। ये तुमने पढ़ा है 10th तक, बट ये वैलिड है क्या? नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो वेव नेचर होता है। क्या उसकी बाउंड्री फिक्स्ड है? नहीं है बाबा। तो एटॉमिक रेडियस ऑफ ए सिंगल एटम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। हम एक सिंगल एटम की एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो किसकी करेंगे? क्यों नहीं करते? बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज वेव नेचर, सो बाउंड्री ऑफ एन एटम इज नॉट फिक्स्ड। उसकी बाउंड्री फिक्स्ड नहीं है, hence atomic radius is calculated in bonded state। हम किस स्टेट में एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करेंगे? बॉन्डेड स्टेट में। सिंगल एटम की नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? भैया उसकी बाउंड्री फिक्स्ड नहीं है। बाउंड्री फिक्स्ड नहीं है तो हम सिंगल एटम की नहीं कर पाएंगे। तो हम कैसे करेंगे? हम बॉन्डेड स्टेट में पढ़ेंगे कि बॉन्डेड स्टेट में एटम की रेडियस क्या होगी। तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ रेडियस पे। ये तो मेरा हो गया एकदम इंट्रोडक्शन, तुम्हें अब समझ में आने लग गया होगा कि एटॉमिक रेडियस हम किसकी कैलकुलेट करने वाले हैं, जो कि 4 टाइप्स की होगी बच्चों। देखो इधर, टाइप्स ऑफ रेडियस कितने टाइप्स के पढ़ना? हमें 4 टाइप्स का पढ़ना। पहला पढ़ने जा रहे हैं हम, है वो है कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस क्या होती है? जब एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है और उसके अंदर पूरा घुस जाता है, मतलब ओवरलैपिंग कर लेगा। यहां देखो इन दोनों गधों के बीच में क्या हुई है? ओवरलैपिंग हुई है। तो जब ये ओवरलैपिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तब हम इसकी रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। उस समय उस रेडियस को बोलेंगे कोवेलेंट रेडियस। जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा उस समय हम इसकी रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। वो भी कैसे करेंगे? दोनों एटम के न्यूक्लियस की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ क्या हो जाएगी? हमारी कोवेलेंट रेडियस। जैसे मान लो ये हमारा डिस्टेंस कितना? डीएबी हो गया। ये ए एटम था, ये बी एटम था, डिस्टेंस कितना हो गया? डीएबी। अब मैं इसका हाफ कर दूंगा तो भैया मेरी आ जाएगी कोवेलेंट रेडियस। डीएबी बाई 2 हमारा क्या होगा? सुंदर सा कोवेलेंट रेडियस। तो पहला टाइप तो हमें ये पढ़ना है। दूसरा टाइप के रेडियस पढ़ना ही और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। दूसरा टाइप का रेडियस पढ़ना है हमें वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल रेडियस क्या होती है? जैसे ये एक मॉलिक्यूल था, इसको उठा के मैं यहां ले आया और सेम टू सेम मेरे पास ऐसा दूसरा मॉलिक्यूल भी है। जब इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में एक अट्रैक्शन होगा, वीक अट्रैक्शन बोलेंगे उसको, और वो आगे चल के केमिकल बॉन्डिंग में वंडरवाल फोर्स के नाम से अपन पढ़ेंगे भी। तो भाई इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रही है, यहां रुक गए।
तो इनके जो सिमिलर एटम हैं उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ क्या कहलाएगा? हमारा वंडरवाल रेडियस। जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है, ये एक ए था, ये एक बी था, इसका ए ये है, इसका बी ये है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का हाफ तो क्या हो जाएगा भैया? हमारा कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि ये शेयरिंग एक दूसरे में ओवरलैपिंग कर लिया है, तो ये वाली रेडियस तो होगी, इसका हाफ कर देंगे कभी हम, तो ये होगी हमारी कोवेलेंट रेडियस। सेम टू सेम इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस की डिस्टेंस का बीच का हाफ करेंगे तो वो होगी हमारी कोवेलेंट रेडियस। बट वंडरवाल रेडियस क्या होती है? जब दो मॉलिक्यूल के सिमिलर एटम के बीच के इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस का हाफ करते हैं तो वो कहलाएगी हमारी वंडरवाल रेडियस। मतलब ए एटम का ये न्यूक्लियस, इस वाले मॉलिक्यूल के ए एटम का ये न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है भैया हमारी डी ए बी, डी ए बी, और इसका यदि मैं हाफ कर देता हूं तो मेरी आ जाएगी वंडरवाल रेडियस डी ए बी बाई टू, डी ए बी बाई टू। तो ये है मेरी सुंदर सी वंडरवाल रेडियस। तो ये वंडरवाल रेडियस है जब दो मॉलिक्यूल के बीच के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करते हैं तो वंडरवाल रेडियस, और जब एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम है तो उन दोनों के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर दोगे तो कोवेलेंट रेडियस। एंड मेटालिक रेडियस क्या होगी? थर्ड टाइप की भैया, जब मेटल आपस में एक दूसरे से चिपक के रहते हैं। तुमने लोहे की रोड देखी होगी, लोहे की रोड देखते हैं तो उसमें करोड़ों अरबों आयरन के एटम होते हैं। अब वो आयरन के एटम एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, तभी तो वो सॉलिड स्टेट में होगा। कभी देखो गैसेस स्टेट में क्या होता है, एटम का जो पैकिंग होता है वो बहुत कम होता है, मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत कम है, तो ऐसे फ्रीली मूव करते हैं। लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होता है और सॉलिड में और ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा, तभी तो वो सॉलिड बनेगा। मतलब वो एटम एक दूसरे के पास पास चिपक के रहेंगे। उस समय ये जैसे मेरा एक आयरन एटम है, ये एक मेरा आयरन एटम, ऐसे सारे बहुत सारे मेरे क्या है, सारे ये आयरन एटम है। अब जब ये लोहे की रोड बना रहे हैं तो आयरन तो अपना मेटल है, तो उस समय इन दोनों किसी भी दो एटम को पकड़ो, है ना, सारे को नहीं पकड़ना, किसी भी दो को पकड़ो, उन दो एटम के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी? डी ए बी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है हमारी डी ए बी, और इसका यदि मैं हाफ कर देता हूं तो ये आ जाएगी मेरी मेटेलिक रेडियस डी ए बी बाई टू। तो मेटेलिक रेडियस क्या होती है भैया? वो भी डी ए बी बाई टू है। बट मेटेलिक रेडियस में ध्यान रखना, एटम एक दूसरे से चिपके हुए हैं, एक दूसरे में ओवरलैप कर गए तो कोवेलेंट रेडियस, एक दूसरे से चिपके हुए हैं तो मेटेलिक रेडियस, और दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करेंगे तो वंडरवाल रेडियस। अब तुम मुझे बताओ इन सब में से मेटेलिक रेडियस, वंडरवाल रेडियस और कोवेलेंट रेडियस में से सबसे बड़ी रेडियस तुम्हारे हिसाब से कौन सी होगी? वंडरवाल रेडियस होगी ना भैया, क्योंकि ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल, अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ है। तो वंडरवाल रेडियस, कभी इन तीनों में कंपेयर करना है कि कौन सी रेडियस ज्यादा है, तो कौन सी होगी? वंडरवाल रेडियस सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि ये वाला डीएबी का जो डिस्टेंस है सबसे ज्यादा होगा। उससे थोड़ी कम कौन सी होगी? मेटेलिक रेडियस, क्योंकि इस बार मेटल दोनों एटम आपस में चिपके हुए, अंदर ओवरलैप नहीं किए, ओवरलैप करते तो और न्यूक्लियस पास पास आ जाता, पास पास आ जाता तो और रेडियस कम हो जाती। तो सबसे ज्यादा तो है हमारी वंडरवाल रेडियस, उससे थोड़ी कम है मेटेलिक रेडियस, और मेटेलिक रेडियस से भी कम कौन होगी? जब ओवरलैप ही करके एक दूसरे के अंदर इंटरसेप्ट कर, मतलब घुस गए एक दूसरे के अंदर, जब एक दूसरे के अंदर घुस गए तो क्या ये डिस्टेंस और कम हो गई? ये डिस्टेंस का हाफ करेंगे तो वो हमारा सबसे कम रेडियस होगा। तो कभी मैं इनका कंपैरिजन करता हूं कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और वंडरवाल रेडियस में, तो सबसे बड़ी रेडियस कौन सी आएगी? वंडरवाल रेडियस। दो मॉलिक्यूल के बीच के सेम मॉलिक्यूल का या डिफरेंट एटम का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करते हैं तो वंडरवाल रेडियस। जब एटम आपस में एक दूसरे से चिपके हुए हैं तो मेटेलिक रेडियस, और जब ओवरलैप करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया है तब कोवेलेंट रेडियस। तो सबसे बड़ी रेडियस है वंडरवाल रेडियस आरवी, उससे छोटी है मेटेलिक रेडियस आर एम, और सबसे छोटी होगी हमारी कोवेलेंट रेडियस आर सी। तो इसको तुम रिलेशन को याद रखोगे,
ये हमारी 4 टाइप है। 4th टाइप की रेडियस होगी हमारी आयनिक रेडियस। इसको तो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन तुम्हें इसी रेडियस का पूछा जाएगा। इनको तो हम थ्योरेटिकल बहुत अच्छे से समझेंगे। और सबसे पहली रेडियस में चालू करने वाला हूं जो कि ये हमारी सुंदर सी कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी अभी बताया मैंने। जब दो एटम आपस में एक दूसरे से ओवरलैप किए तो उन दोनों एटम के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ हमारा होगा कोवेलेंट रेडियस। क्या है भैया? इट इज द half of the distance between center of two nuclei bonded by a single covalent bond। जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से दो एटम जुड़े हो तो उनके दोनों से न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस का हाफ क्या कहलाएगा? हमारा कोवेलेंट रेडियस। क्या कहलाएगा? हमारा कोवेलेंट रेडियस। और जनरली ये अपन यूज करते हैं फॉर नॉन मेटल्स। देखो कोवेलेंट रेडियस इज जनरली यूज्ड फॉर नॉन मेटल्स। जैसे Cl2, क्या क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है? तो मतलब एक क्लोरीन का एटम दूसरे क्लोरीन के एटम में लो ओवरलैप करेगा और कौन सा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। Cl2 हमारा ऐसा होता है भैया, Cl सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो इन दोनों एटम के न्यूक्लियस की बीच का डिस्टेंस का यदि मैं हाफ करता हूं तो वो आ जाता है मेरा क्या? कोवेलेंट रेडियस। तो इसका डायग्राम तो वही रहेगा। मैं फिर से बना देता हूं भैया। कौन सा डायग्राम रहेगा? दो सर्कल, सुंदर से मेरे दो सर्कल रहेंगे। एक सर्कल ये, दूसरा सर्कल ये। अब इस सर्कल को थोड़ा और ज्यादा ओवरलैप कर देता हूं ताकि थोड़ा दिखने में मजा आ जाए, एक नंबर लगे। और इसको भी थोड़ा, अब यहां से कहां से? इसका न्यूक्लियस ये, इसका न्यूक्लियस है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का हाफ क्या है? हमारा कोवेलेंट रेडियस। तो इनके बीच की डिस्टेंस है भैया DAB। अब इसका हाफ कर दूंगा तो कोवेलेंट रेडियस क्या आ जाएगी भैया? RC हमारी DAB/2। ये है हमारी कोवेलेंट रेडियस। अब ये भी दो टाइप्स की होगी, हेट्रोएटोमिक कोवेलेंट रेडियस या होमोएटोमिक कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस भी हमारी कितनी टाइप की है? होमोएटोमिक कोवेलेंट रेडियस या हेट्रोएटोमिक कोवेलेंट रेडियस। होमो मतलब होता है सेम। जब सेम एटम आपस में बॉन्ड बनाएंगे तब बोलेंगे हम, जब वो सेम एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो उनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करूंगा तो बोलूंगा होमोएटोमिक रेडियस है। जब दो डिफरेंट एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे और जब उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करूंगा तब बोलूंगा मैं हेट्रोएटोमिक कोवेलेंट रेडियस, हेट्रोएटोमिक रेडियस। तो सेम एटम क्या? H2 हो सकता है, दोनों हाइड्रोजन, जैसे ये भी हाइड्रोजन ये भी हाइड्रोजन। Br2 हो सकता है, N2 हो सकता है, वगैरह वगैरह बहुत सारे हो सकते हैं, एक्सेट्रा। तो होमो एटोमिक रेडियस क्या है? ये मेरा हाइड्रोजन, ये दूसरा, ये भी मेरा क्या है? हाइड्रोजन। तो इन दोनों के बीच की सुंदर सी डिस्टेंस का हाफ क्या रहेगा? हमारा कोवेलेंट रेडियस। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो हो गई भैया मेरी DAA। इन दोनों न्यूक्लियस क्योंकि सेम है इसलिए AA लिखा, इसका हाफ कर दूंगा तो मेरी कोवेलेंट रेडियस तो आएगी, बट कौन सी वाली? होमोएटोमिक रेडियस, होमोएटोमिक। और हेट्रोएटोमिक क्या होगी? हेट्रोएटम होगी जब मैं दो डिफरेंट एटम के बीच के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करूंगा। तो दो डिफरेंट एटम तो HCl, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। HBr, HI, HF या CH4 कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो उन दोनों के बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ क्या होगा? हेट्रोएटोमिक रेडियस। बट ये भी फर्दर टू टाइप्स को होगा यदि हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी हम लास्ट में पढ़ेंगे इसी चैप्टर के, बट मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी और को शेयरिंग किया है इलेक्ट्रॉन की, बट उन इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग हुई उसको अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसे ही हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसको कहेंगे? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गई दो एटम की तो वो ज्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगी, बट मान लो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इस एटम से,
तो इन दोनों ने भले शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, बट ये इलेक्ट्रॉन अपने पास अट्रैक्ट करके रखेगा, उसी टेंडेंसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है भैया, ये थोड़ा सा लास्ट में तो इन डिटेल में उस टॉपिक को अलग से पढ़ना ही है। तो हेटेरोएटॉमिक में हमें दो टाइप्स देखना है, या तो हो सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम हुई तो इनके बीच की डिस्टेंस का हाफ क्या होता है हमारा कोवेलेंट रेडियस। बट होमो में होगा, हेटेरो में क्या होगा, हेटेरो में होगा रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी, और बस यही हमारा क्या हो जाएगा कोवेलेंट रेडियस। कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो, बट कभी हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, जैसे कि साइज में भी दिख रहा होगा दो अलग अलग एटम है, तो यहां पर भी दो अलग थे बट इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम थी। यहां पर दो अलग अलग एटम है बट इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, मतलब वो डिफरेंट है। तो क्या होगा हमारा कोवेलेंट रेडियस, हमारा कोवेलेंट रेडियस होगा रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या होगा, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मान लो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी वाले एटम की 4 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 2 का, 4 माइनस 2 2 का आएगा, तो डेल्टा एक्स हो जाएगा हमारा 2। तुम्हें ये फॉर्मूले याद नहीं रखने, बस ऐसे ही लिखवा दिया है, रख सकते हो तो ये वाला याद रखना। अच्छा, इस वाले में ये वाली टर्म क्यों नहीं आई भैया, ये 0.09 डेल्टा एक्स क्यों नहीं आया, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, सेम थी। तो डेल्टा एक्स क्या हो गया मेरा, सेम में से सेम माइनस करूंगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया, तो ये वाली टर्म यहां पर इसीलिए नहीं आई। तो ये होता है हमारा कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस बेसिकली क्या होगा, जब दो एटम आपस में एक दूसरे में ओवरलैपिंग करेंगे तो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और उन कोवेलेंट बॉन्ड के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर दूंगा तो कोवेलेंट रेडियस होती है, जो कि फर्दर दो टाइप की होती है। होमो एटॉमिक, जब दो सेम टाइप के एटम आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो होमो एटॉमिक, तो वो तो फॉर्मूला यही है। बट दो डिफरेंट टाइप के एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो उनकी रेडियस कैसे कंपेयर करेंगे हम, कि उसको बोलेंगे हेटेरोएटॉमिक, और कभी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो कोवेलेंट रेडियस आएगा हमारा रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी। बट उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है तो कोवेलेंट रेडियस क्या आएगा, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 इनटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पर, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना डिफरेंस आ रहा है वही हमारा डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो ये होती है हमारी कोवेलेंट रेडियस। नेक्स्ट है हमारी वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल रेडियस को भी मैंने अभी समझाया क्या होती है। वंडरवाल रेडियस किसके बीच में होती है बच्चों, वंडरवाल रेडियस होती है दो मॉलिक्यूल के बीच में, जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करेंगे तो वो हो जाएगी हमारी वंडरवाल रेडियस। टाइप्स में बताया अभी, तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे, इट इज द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम, दो एडजेसेंट एटम के इन टू नियरेस्ट नेबरिंग मॉलिक्यूल, मतलब दो सबसे पास वाले मॉलिक्यूल के नेबरिंग एटम, मतलब एडजेसेंट एटम के बीच की डिस्टेंस का हाफ। जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल यहां है, एक मॉलिक्यूल यहां है, एक मॉलिक्यूल यहां है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, बट मैंने इन दोनों का ही क्यों लिया, क्योंकि सबसे पास में यही दो है ना, नियरेस्ट नेबरिंग मॉलिक्यूल, तो नेबरिंग मॉलिक्यूल पास पास में यही है, उनके दो एडजेसेंट एटम के डिस्टेंस का हाफ क्या होता है हमारा वंडरवाल रेडियस। और ये दो डिफरेंट एटम में कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये रेडियस हमारी बहुत ज्यादा होती है, और जनरली ये वाली रेडियस कौन फॉर्म करता है, हमारा नोबल गैस। ये वाली रेडियस कौन फॉर्म करेगा, हमारी नोबल गैसेस। जनरली ये लिखा देखो, ऑल नोबल गैसेस फॉर्म्स वंडरवाल रेडियस या वंडरवाल रेडियाई। तो ये होता है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर वंडरवाल क्या होगा, डीएबी। अब डीएबी ये है, डीएबी बाई 2 हमारा हो जाएगा वंडरवाल रेडियस। थर्ड क्या थी बच्चों हमारी, थर्ड थी मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस में क्या होगा, जब दो एटम आपस में चिपके होंगे, ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, ओवरलैपिंग कर देंगे तो कौन सी हो जाएगी, कोवेलेंट रेडियस। दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस का हाफ क्या होगा, वंडरवाल रेडियस। और जब दो एटम आपस में चिपके होंगे तब जो रेडियस आएगी वो होगी हमारी मेटेलिक रेडियस। तो मेटेलिक रेडियस क्या होती है, इट इज द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एडजेसेंट एटम इन द मेटेलिक क्रिस्टल। तो मेटेलिक क्रिस्टल में ये दोनों एटम एक दूसरे से चिपके रहेंगे, तो इन दोनों एटम के
बीच की डिस्टेंस का हाफ, ये बीच की डिस्टेंस आगे भैया डी ए बी, इसका यदि मैं हाफ कर दूंगा तो वो कहलाएगी मेरी मेटेलिक रेडियस। तो मेटेलिक रेडियस भी क्या होगी, डी ए बी बाई टू। सिर्फ कोवेलेंट रेडियस में ही, वो भी कौन सी वाली, हेट्रो एटॉमिक रेडियस। कोवेलेंट में भी हेट्रो एटॉमिक कोवेलेंट रेडियस का ही फॉर्मूला अलग है, आर सी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी है। कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो, डिफरेंट है तो आर सी कोवेलेंट रेडियस क्या होगी, आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 इंटू डेल्टा एक्स। सिर्फ वही अलग है, बाकी सभी में क्या यही फॉर्मूला आ रहा है। तो याद करने में तकलीफ होगी क्या, नहीं होगी बच्चों। आगे बढ़ते हैं, हम इसके ट्रेंड्स देखते हैं। ट्रेंड्स बोलो या वेरिएशन बोलो। अब ये क्या होते हैं कि भैया जैसे मान लो अपन ने पीरियोडिक टेबल देखी थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई है। अब लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो एटॉमिक रेडियस पर हमारा क्या इफेक्ट आएगा। तो मुझे बताओ, मैंने वहां पर तुम्हें स्क्रीनिंग इफेक्ट के बाद पढ़ाया था जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या लेफ्ट से राइट तरफ मूव करने पर पीरियोडिक टेबल में, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसको पास में खींच लेगा, पास में खींच लेगा तो हमारी एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, हमारी एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगी। तो लेफ्ट से राइट जाने पर, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखो अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड मतलब लेफ्ट से राइट, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होगी, हमारी कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है न्यूक्लियस का किस पर, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर। जब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसको अपने पास बुला लेगा, जब उसको अपने पास खींच लेगा भैया तो एटम की रेडियस तो छोटी हो जाएगी ना। तो वही है, लेफ्ट से राइट जाने पर हमारा जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो भैया अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन जब बढ़ेगा तो क्या एटॉमिक रेडियस कम नहीं होगी क्या, तो एटॉमिक रेडियस हमारी कम हो जाएगी। और इसको अच्छी से एकदम बक्से में बंद करेंगे बच्चों, किसमें बंद करेंगे इसको, हम बक्से में, सुंदर से बक्से में बंद करूंगा मैं तो इसको, ये तो लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारी एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है, कम हो जाती। क्यों हो जाती, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, क्या ये मेरी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे मेरे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। तो जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करूंगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, प्रोटॉन बढ़ेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। लेफ्ट से राइट जाने पर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो क्या एटॉमिक साइज कम हो जाएगी, तो भैया हाँ, इसकी एटॉमिक साइज कम हो जाएगी और हमारा ऑर्डर क्या जाएगा, सेकेंड पीरियड में सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसकी हो जाएगी, लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरोन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, सबसे कम किसकी होगी, फ्लोरीन की। अच्छा आप बोलोगे सर आप इसके आगे तो नोबल गैस होती है, तो भैया अलोंग द पीरियड नोबल गैस की सबसे ज्यादा हो जाती है। क्यों, क्योंकि नोबल गैस, अभी पढ़ा हमने, नोबल गैस कौन सी रेडियस फॉर्म करेगी भैया, ऑल नोबल गैसेस फॉर्म वंडरवाल रेडियस, और बाकी लोग कौन सी करते हैं, कोवेलेंट रेडियस। तो वंडरवाल रेडियस सबसे ज्यादा होती है, तो ये एक्सेप्शन रहेगा हमारा कि अलोंग द पीरियड नोबल गैस की एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं थर्ड पीरियड का भैया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो साइज क्या हो रही है, कम, तो सबसे ज्यादा कम हो जाएगी क्लोरीन की, उससे ज्यादा थोड़ी सल्फर, देन फास्फोरस, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सोडियम, सबसे ज्यादा होगी सोडियम के। तो ये हो गया अलोंग द पीरियड, मतलब ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बट जब हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती है, मतलब ऑर्बिट बढ़ जाती है ना। सेकंड पीरियड में 2 ऑर्बिट, थर्ड पीरियड में 3 ऑर्बिट, फोर्थ पीरियड में 4 ऑर्बिट होगी। तो जैसे जैसे हमारी ऑर्बिट बढ़ती जाएगी क्या हमारी रेडियस भी बढ़ती जा रही है, भैया ये एटम है हमारा, तो सेकंड पीरियड में 2 ऑर्बिट, थर्ड पीरियड में 3 ऑर्बिट, फोर्थ पीरियड में 4 ऑर्बिट, ऐसे ऑर्बिट बढ़ती जा रही है तो क्या हमारी रेडियस बढ़ती जा रही है।
तो हाँ बच्चों, हम जब अलोंग द ग्रुप देखेंगे, ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम, पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट, तो अलोंग द ग्रुप देखेंगे, टॉप टू बॉटम देखेंगे, तो क्या हमारी नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही है ना, 2 3 4 5 6 7, 7 तक जाएगी, तो हमारी सेल्स बढ़ रही है, तो क्या रेडियस बढ़ेगी? हाँ बच्चों, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। तो टॉप टू बॉटम का भी मैं क्या करता हूं, इसको भी बक्से में बंद कर देता हूं, इसको भी जैसे ही मैं बक्से में बंद करूंगा, और तुम लोग भी नोट्स सुंदर बनाओगे, यदि नोट्स सुंदर बनाओगे, मैं कसम से बोल रहा हूं, बहुत मजा और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा तुम्हें केमिस्ट्री, बहुत मजा आने वाला है। नोट्स जितने सुंदर उतना ज्यादा चांसेस रहेगा तुम्हारे सिलेक्शन का, गारंटी है भैया। साफ सुथरी जगह पर मन लगता है, वैसे ही साफ सुथरे नोट्स को पढ़ने में मन लगेगा। जितने साफ सुथरे नोट्स बनाओगे, अच्छे बनाओगे, ये वाले पूरे डिट्टो उतार लोगे अपनी कॉपी में, तो इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं लिख के गारंटी दे सकता हूं। ठीक है बच्चों, तो अभी आते हैं अलोंग द ग्रुप। तो ग्रुप में बताओ, जैसे मेरा फर्स्ट ग्रुप है, उधर कौन है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो ये जैसे मैं टॉप टू बॉटम आ रहा हूं, जैसे ही मैं टॉप टू बॉटम आ रहा हूं, क्या मेरी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ रही है? बोले तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है तो मेरी एटॉमिक साइज भी क्या हो जाएगी? उस एटम की साइज भी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो लिथियम की साइज सबसे कम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, फिर रूबिडियम, सीजियम, देन फ्रांसियम, सबसे ज्यादा फ्रांसियम। ठीक है भैया, तो ये तो हो गए इसके ट्रेंड्स। तो लेफ्ट टू राइट का ध्यान रखना, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। इसका इसलिए ध्यान रखना क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इनका उल्टा हो जाएगा। जो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड आएगा उसका उल्टा कर देना तुम बाकी तीनों में, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में भी उल्टा कर देना। मतलब लेफ्ट टू राइट यदि एटॉमिक साइज कम हो रही है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीनों बढ़ेगी। टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज यदि बढ़ रही है तो वहां पे इसका उल्टा हो जाएगा, टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीनों कम होगी। क्यों होगी वो वहीं देखेंगे, मजा आएंगे भैया। तो इसका ऑर्डर तुम अच्छे से लिखना, लेफ्ट टू राइट का भी और टॉप टू बॉटम का, ये हमारे ट्रेंड्स है। बट फिर भी इसमें कौन से कुछ एक्सेप्शन है, तो 4 एक्सेप्शन मैं तुम्हें बताने वाला हूं। कितने? 4 एक्सेप्शन। सबसे पहला एक्सेप्शन तो यही है कि अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज कम होनी चाहिए। तो सबसे लास्ट में तो नोबल गैस आती है, तो नोबल गैस की सबसे कम होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। नोबल गैस की अलोंग द पीरियड सबसे ज्यादा हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो वंडरवॉल रेडियस बनाता है। वंडरवॉल रेडियस दो मॉलिक्यूल के बीच में बनेगा और बाकी लोग सब कोवेलेंट रेडियस बनाएंगे, तो कोवेलेंट रेडियस से तो बड़ा ही होता है वंडरवॉल रेडियस। तो पहला एक्सेप्शन तो यही है। क्या है बच्चों? पहला एक्सेप्शन है हमारा, द एटॉमिक रेडियस ऑफ इनर्ट गैस या नोबल गैस इज लार्जेस्ट इन अ पीरियड, सबसे ज्यादा हो जाती है उनके पीरियड में, बिकॉज दे फॉर्म वंडरवॉल रेडियस। कौन सी रेडियस फॉर्म करते हैं? वंडरवॉल रेडियस, विच इज जनरली लार्जर देन कोवेलेंट रेडियस। हमारी कोवेलेंट रेडियस से वंडरवॉल रेडियस बड़ी होती है और नोबल गैस वही वाली रेडियस बनाते हैं। इसी वजह से अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पर सबसे ज्यादा रेडियस किसकी हो जाएगी? हमारी नोबल गैस की। तो सबसे पहला एक्सेप्शन दिया, क्योंकि एक्सेप्शन का मतलब वो उस बात जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है। तो पहला एक्सेप्शन क्या है? सबसे कम होनी चाहिए, बल्कि उसकी सबसे ज्यादा हो जाती है। सेकंड एक्सेप्शन आता है, और केवल कहां पर है? केवल और केवल 13 ग्रुप में। पूरा पी ब्लॉक पढ़ लेना, पूरा पी ब्लॉक पढ़ लेना, पूरे 13 ग्रुप से लेके 18 ग्रुप तक कोई एक्सेप्शन नहीं है। टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगी तो हमारी एटॉमिक साइज बढ़ेगी, केवल और केवल 13 को छोड़कर। 13 में भी क्या होना चाहिए था भैया? 13 ग्रुप में होता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। याद करने का तरीका कैसा बताया था? बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। या फिर बाबा अली गए इंदौर तेल लेने, बाबा अली गए इंदौर तेल लेने। इंदौर से मैं बिलोंग करता हूं, उसके पास ही से सुजालपुर जगह से, तो वही वाली ट्रिक से मैंने इसको याद भी किया, करवाया भी और किया भी है। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम
हमारी एटॉमिक नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती है तो साइज भी बढ़नी चाहिए, तो टॉप टू बॉटम हमारी साइज ये आनी चाहिए, ठीक है, ये आनी चाहिए। एक्चुअल में ऐसी आती नहीं है। क्यों नहीं आती है भैया? यहां पर हो जाता है खेला। यहां पर क्या खेला हो जाएगा? एल्यूमिनियम की रेडियस कम होनी चाहिए गैलियम से, जबकि एल्यूमिनियम की ज्यादा हो जाती है और गैलियम की कम हो जाती। इन दोनों में एक्सचेंज हो जाता है, मतलब एक्चुअल एटॉमिक रेडियस क्या आएगी? सबसे कम तो होगी बोरोन की, उसके बाद होगी गैलियम की, देन होता है एल्यूमिनियम की, थोड़ी ज्यादा हो जाती, गैलियम की कम हो जाती है, एल्यूमिनियम की ज्यादा, देन इंडियम, देन थैलियम। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है। तो भैया ऐसा ऑर्डर आया क्यों? ठीक है, ऐसा ऑर्डर आया क्यों? इन दोनों में ऐसा लफड़ा हुआ क्यों? तो भैया जब हम एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो एटॉमिक नंबर 13 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। जब गैलियम की लिखेंगे एटॉमिक नंबर 31 तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड 4p1। तो ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम में कहीं पर भी डी ऑर्बिटल आ रहा है क्या, या एफ ऑर्बिटल आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। जबकि गैलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें साफ साफ डी ऑर्बिटल दिख रहा है। और डी ऑर्बिटल का कैसा शिल्डिंग इफेक्ट होता है बताया था, याद हो तो? इसी लेक्चर के पहले बताया था, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है डी एंड एफ ऑर्बिटल का। तो भैया इसका पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होगा। कैसा? पुअर शिल्डिंग शिल्डिंग इफेक्ट होगा, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होगा, जिसको हम प्यार से क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल होता है, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल की वजह से तो हम उसको बोलेंगे, डी ऑर्बिटल लिखा है ना, थोड़ा दिख नहीं रहा है, देख लेना। तो पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल होगा तो उसको बोलेंगे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और इसी ट्रांजिशन पुअर शिल्डिंग की वजह से क्या होगा? अभी अच्छी से इस वाले इलेक्ट्रॉन को, जैसे मान लो ये गैलियम का न्यूक्लियस है, अब गैलियम के न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन है, तो ये बीच वाले क्या करते हैं? शील्ड की तरह काम करते हैं। अब ये जब बीच वाले शील्ड की तरह काम करते हैं, कभी अच्छी शील्ड होता तो उस पर अट्रैक्शन नहीं होता, बट डी और एफ का तो कैसा शील्डिंग लगता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो जब इसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है तो मतलब ये न्यूक्लियस इस 4p1 वाले इलेक्ट्रॉन को झांक कर देख लेगा, झांक कर देख लेगा तो इसका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो इसको अपने पास खींचेगा, और पास खींचेगा तो एटॉमिक साइज कम हो जाएगी। इसीलिए गैलियम की एटॉमिक साइज कम हो जाती है एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम से जरा सी कम कर देता है गैलियम की। तो ये एक्सेप्शनल ऑर्डर आता है, ये तुम्हें याद ही रखना है। गैलियम की एटॉमिक साइज कम होती है एल्यूमिनियम से, गैलियम की एटॉमिक साइज कम होती है एल्यूमिनियम से। क्यों होती है? ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्यों होती है बच्चों? ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन या फिर पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल। उधर कोने में लिखा है डी ऑर्बिटल, ठीक है। अब इसको तुम सुंदर सा बक्से में बंद कर दो, इस वाली 13 ग्रुप के एटॉमिक रेडियस को। नए कलर का बक्सा बनाएंगे बच्चों हम, इसको सुंदर सा बक्से में बंद करेंगे और ये हो जाएगी हमारी रेडियस। 13 ग्रुप का एक्सेप्शनल ऑर्डर है, जो कि तुम्हें एज इट इज अब याद ही कर लेना है। देखो, कभी याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे तो तकलीफ होगी, क्योंकि पूरे पी ब्लॉक में केवल 13 ग्रुप वाले में तो एक्सेप्शन है। वो भी कहां पर लफड़ा चल रहा है? एल्यूमिनियम और गैलियम में। एल्यूमिनियम गैलियम का लफड़ा याद रखना तो तुम्हारा काम बन जाएगा। एल्यूमिनियम गैलियम में का एल्यूमिनियम की एटॉमिक रेडियस ज्यादा हो जाती है गैलियम से। क्यों हो जाती है? ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन या फिर ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल के पुअर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से इसकी एटॉमिक रेडियस कम हो जाती है। तो ये है हमारा दूसरा एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन क्या था कि अलोंग द पीरियड नोबल गैस की सबसे ज्यादा हो जाती, जो कि कम होनी चाहिए थी, और सबसे ज्यादा हो जाती। क्यों? क्योंकि वो वंडरवाल रेडियस फॉर्म करते हैं। कौन सी वाली? वंडरवाल रेडियस। दूसरा एक्सेप्शन आया ग्रुप में, देखा हमने कि भैया ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में एक्सेप्शन नहीं है, 13th ग्रुप में, पूरे पी ब्लॉक में केवल 13th ग्रुप में एटॉमिक रेडियस का एक्सेप्शन है, केवल 13th ग्रुप में, ठीक है। अब आते हैं थर्ड एक्सेप्शन की तरफ, इन 3D सीरीज। भैया 3D सीरीज कौन सी होती है? वही स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक।
ये होती है 3D सीरीज, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में क्या आता है, 3D ऑर्बिटल आता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम 3D सीरीज। तो थर्ड एक्सेप्शन है 3D सीरीज में क्या है, लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारी एटॉमिक साइज क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जबकि ऐसा नहीं होता, इसका तो भयंकर वेरिएशन आएगा, बहुत ज्यादा तगड़ा वेरिएशन आने वाला है। क्यों आने वाला है, देखो स्टार्टिंग में तो एटॉमिक रेडियस कम होगी, बट बाद में एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, और उसके बाद और बढ़ने लग जाती है। तो जो कि यहां से यहां तक कम होनी चाहिए थी, ऐसा नहीं हुआ। स्टार्टिंग में तो कम हुई, फिर लगभग बराबर हो गई, और लास्ट में जाके तो बढ़ भी गई। अब ऐसा क्यों होता है, तो देखो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3D1 आ रहा था, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 21 है, इसका एटॉमिक नंबर 22 तो 3D2, 23 तो 3D3, 24 तो 3D4 नहीं, एक्सेप्शनल है ना क्रोमियम और किसका, कॉपर का तो एक्सेप्शनल ऑर्डर आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखा होगा था आपने 3D5। पूरी 3D सीरीज में 3D4 और 3D9 होता ही नहीं है। देखो यहां पर भी 3D9 ना होते हुए 3D10 है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में यहां पर क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था, यहां पर थे 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर एक और आया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन। ये डी ऑर्बिटल है, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो इसलिए 5 ऑर्बिटल में यहां 3 ही इलेक्ट्रॉन है। तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है कि हमारा प्रोटॉन बढ़ रहा है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। कभी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज कम होगी, और साइज कम हो भी रही है, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम हो रही है। बट यहां पर हमारा इनके बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से ज्यादा कौन होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा बड़ा होता है, इसीलिए अट्रैक्शन बड़ा होगा। अट्रैक्शन बड़ा होगा तो स्टार्टिंग में साइज कम हो रही। बट यहां पर देखो 5 5 6 6 7 7 इलेक्ट्रॉन, देखो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन बहुत हो गए, मतलब अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का आपस में रिपल्शन भी बढ़ेगा, मतलब जितना अट्रैक्शन लगाएंगे लगभग उतना ही रिपल्शन होगा। तो क्या एटॉमिक रेडियस में कुछ चेंज आएगा, मैं तुम्हें 10 किलो जूल की ताकत से अपनी तरफ खींच रहा हूं, और उतनी ही ताकत से कोई तुम्हें पीछे खींच रहा है, तो क्या तुम कहीं पर भी जा पाओगे, नहीं जा पाओगे ना, तो जहां थे वहीं रहोगे। तो इसीलिए इनके एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि जितना अट्रैक्शन लग रहा है, जितना अट्रैक्शन लग रहा है, उतना ही लगभग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इनका आपस में रिपल्शन लगेगा, रिपल्शन की वजह से साइज बढ़ती है, अट्रैक्शन की वजह से साइज कम होती है। बट अब ये दोनों ही बराबर है, तो हमारी एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, यहां से क्रोमियम से लेकर निकिल तक कांस्टेंट हो जाएगी। और उसके बाद लास्ट में क्या होगा, देखो कॉपर और जिंक के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भैया 10 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर तो 6 या 7 या 5 ही थे, इसीलिए अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों बराबर थे। स्टार्टिंग में अट्रैक्शन ज्यादा था तो साइज कम हो गई, अब अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों बराबर है तो साइज कांस्टेंट है। बट यहां पर इलेक्ट्रॉन 10 हो गए भैया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अट्रैक्शन। देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इस बार बढ़ गया अट्रैक्शन से। जेड इफेक्टिव क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन से रिपल्सन ज्यादा हो गया, तो इस बार साइज बढ़ेगी, और हमारी जिंक कॉपर और जिंक तक पहुंचते पहुंचते साइज इंक्रीज हो गई। तो पूरी 3D सीरीज का एक्सेप्शनल ऑर्डर आता है। याद तो मैं तुम्हें 1 सेकंड में करवा दूंगा। याद कैसे करोगे, देखो ये आता है ऑर्डर, स्कैंडियम टाइटेनियम जिंक वेनेडियम क्रोमियम, और इन लगभग इन लोगों की क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। देखो इक्वल टू लगभग बराबर हो गई। फिर कॉपर कोबाल्ट निकेल। अब स्कैंडियम से ऐसा ऑर्डर कैसे याद रखोगे, तुम बस 2 एरो याद रखो कि भैया स्टार्टिंग में जो कॉपर है और जो जिंक है, तो जिंक को तुम्हें पहुंचा देना है तीसरे नंबर पर, यहां पहुंचा दिया भैया। और कॉपर को तुम्हें पहुंचा देना है किसके आगे, आयरन के आगे, यहां पहुंचा देना है। तो बस ये 2 एरो याद रखोगे, तुम्हारा रेडियस बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखो कैसे, सबसे पहले स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद कौन आ गया, देखो तो जिंक आ गया वहां से उठ के, फिर वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन, आयरन के बाद कौन आ गया, कॉपर, तो ये आ गया कॉपर, फिर कोबाल्ट निकेल, तो ये हो गया अपने खत्म। तो ऐसे तुम याद रख सकते हो 3D सीरीज को, और ये एक्सेप्शनल ऑर्डर है तो आपको याद ही रखना पड़ेंगे एक्सेप्शन। तो याद समझ के रखोगे तो लंबे समय तक याद रहेंगे, क्योंकि 1 साल बाद तुम्हें एग्जाम देना है। इसका
किसी बुक में ऐसा भी लिखा रहेगा कि स्टार्टिंग में तो भाई एटॉमिक रेडियस कम हो रही है ना, लेफ्ट टू राइट जाने पर कम हो रही है, तो देखो कम हो रही है, फिर क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई और लास्ट में बढ़ गई, तो कॉपर जिंक की बढ़ गई। तो तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, ऐसे भी याद रख सकते हो। ऐसे याद रखने का तरीका मैंने एरो लगा दिया है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक। जिंक को ले आओ थर्ड नंबर पर, कॉपर को ले आओ आयरन के आगे, तो अपना पूरा ऑर्डर बन जाएगा ऐसा। तो ये था हमारा थर्ड एक्सेप्शन 3D सीरीज। तो देखो क्या पूरी पीरियोडिक टेबल धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब मैं तुम्हें 4D और 5D सीरीज का भी एक्सेप्शन बता देता हूं। भैया ये है 4D सीरीज, यूट्रियम, जिरकोनियम, नोबियम, ऐसे करके क्या है ये हमारा, ये है सिल्वर और कैडमियम। तो ये हमारी ये 4D सीरीज, बीच में बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, ये लेंथेनियम, हाफनियम और ऐसे चलते 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 गोल्ड और मरकरी। तो ये हमारी है 5D सीरीज। तो क्या होगा, 4D सीरीज और 5D सीरीज, जो नीचे आएगा उसकी रेडियस ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगी। बट ऐसा नहीं होता है, यही एक्सेप्शन है। क्यों नहीं होता ये भी देखेंगे। तो ध्यान से देखो, मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ाई थी, तो क्या इस लेंथेनियम के बाद से मेरा 14 एलिमेंट ऐसे थे जिनमें हमारे लेंथेनाइट सीरीज आती है, लेंथेनियम के बाद से हमारी लेंथेनाइट सीरीज आती है। तो लेंथेनाइट सीरीज में तो A4 ऑर्बिटल भी आएगा, तो ये तो उसके भी बाद आते हैं। तो मतलब इन सब में कौन सा ऑर्बिटल प्रेजेंट है, A4 ऑर्बिटल। तो F ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो F ऑर्बिटल हो या D ऑर्बिटल, उनका शील्डिंग इफेक्ट कैसा होता है, पुअर। मतलब इन लोगों का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा। तो पुअर कौन सा वाला, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ F ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल, F ऑर्बिटल। तो F ऑर्बिटल के पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से उसी को हम बोलते हैं, F ऑर्बिटल का पुअर शील्डिंग है तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, D ऑर्बिटल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट है तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन एलिमेंट से ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ये लेंथेनाइट सीरीज बोलते हैं F सीरीज को, है ना, F ब्लॉक वाले को, तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां पर F ऑर्बिटल आएगा, F ऑर्बिटल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा, तो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो भैया इन लोगों की साइज लगभग 5D और 4D की लगभग क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो जिरकोनियम, हाफनियम की साइज क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और ऐसे सिल्वर और गोल्ड की साइज भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यही एक्सेप्शन है, इनकी साइज ज्यादा होनी चाहिए थी, इनकी कम, बट ऐसा नहीं होता है। यहां पर F ऑर्बिटल आता है, इस F ऑर्बिटल की वजह से, पुअर शील्डिंग होने की वजह से अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज इतनी कम हो जाएगी कि लगभग इनकी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, एक्सेप्ट इस वाले ग्रुप को छोड़कर। पहले वाले ग्रुप को, है ना, और एक कैडमियम और मर्करी को, इनमें अपना ये एक्सेप्शन नहीं है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है। बट इनके अलावा जहां पर भी यहाँ पर F ऑर्बिटल आ रहा है तो इनमें लगभग साइज बराबर हो जाती है। ये हमारा फोर्थ एक्सेप्शन है। और इन चारों एक्सेप्शन में केवल और केवल फर्स्ट और सेकंड ही तुम्हें याद रख सकते हो, तो अच्छी से रख लेना क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चारों एक्सेप्शन एक बार और रिकॉल करवा देता हूं भैया। पहला एक्सेप्शन क्या था, पीरियड में क्या एक्सेप्शन था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर नोबल गैस की एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा हो जाती है ड्यू टू वंडरवाल रेडियस। दूसरा एक्सेप्शन था कि ग्रुप में, केवल 13 ग्रुप में था, एल्यूमिनियम और गैलियम का लफड़ा चलेगा तो एल्यूमिनियम की साइज ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू गैलियम। एल्यूमिनियम की साइज ज्यादा क्यों हो जाएगी, क्योंकि गैलियम में D ऑर्बिटल आता है, D ऑर्बिटल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो गैलियम की साइज कम हो जाएगी और एल्यूमिनियम की साइज ज्यादा होगी। तो एक एक्सेप्शन यहां ग्रुप में। थर्ड है तो पूरा 3D सीरीज में स्टार्टिंग में एटॉमिक रेडियस कम हो रही है, फिर लगभग कांस्टेंट हो जाएगी और फिर एक्सेप्शनली बढ़ जाएगी। याद रखने के लिए तुम जिंक को पहुंचा दो थर्ड नंबर पे, कॉपर को पहुंचा दो आयरन के आगे, तो ऐसे भी याद रख सकते हो और ऐसे भी याद रख सकते हो। दोनों तरीके बताए, दोनों मिल सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट एक्सेप्शन था हमारा 4D 5D सीरीज में, लगभग इन दोनों की बराबर हो जाती है, स्टार्टिंग का पहला और लास्ट का ग्रुप को छोड़ दो तो बाकी लोगों की बराबर हो जाएगी। तो ये एक्सेप्शन है। क्यों होती है, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, मतलब पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ F ऑर्बिटल, ठीक है। अब आते हैं लास्ट रेडियस पर। कौन सी रेडियस आगे भैया हमारी, आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस कैसे देखेंगे, आयनिक कंपाउंड में देखेंगे, एक केटायन होगा एक एनायन होगा, उनके बीच में अट्रैक्शन के कारण हमारा आयनिक कंपाउंड बनता है। कौन सा अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण आयनिक कंपाउंड बनेगा। तो उस समय जब आयनिक कंपाउंड बनता है तो आयनिक रेडियस क्या होगी,
वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये भी हमारी टॉप टू बॉटम क्या होगी भैया, ऊपर से नीचे आने पर तो आयनिक कंपाउंड में भी सेल्स बढ़ती जाएगी, सेल्स बढ़ेगी तो हमारी रेडियस, आयनिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो टॉप टू बॉटम जाने पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगी तो आयनिक रेडियस भी क्या होगी हमारी, बढ़ेगी। तो इसको भी एकदम बक्से में बंद कर दो, आयनिक रेडियस का बक्सा। ये क्या हुआ बच्चों, काम काहे नहीं कर रहा था? एक सेकंड बच्चों रुकना पड़ेगा, ये कुछ मिस्टेक हो गया। काम काहे नहीं, ये काम होगी ठीक। तो आयनिक रेडियस, तो इसको भी हम सुंदर से एक बक्से के अंदर बंद कर देंगे, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगी तो हमारी आयनिक रेडियस भी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे एग्जांपल लिथियम आयन, लिथियम पर जब पॉजिटिव है तो केटायन, सोडियम का आयन, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो पहले इनको आयन बना लिया हमने, एक एक इलेक्ट्रॉन देके हमने आयन बना लिया। अब इनकी रेडियस कंपेयर करेंगे, तो क्या ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, वो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है, टॉप टू बॉटम आने पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगी तो हमारी आयनिक रेडियस भी बढ़ेगी। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम आयन में सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होगी, फ्रांसियम आयन की। क्यों, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है, आयनिक रेडियस बढ़ेगी। दूसरा ग्रुप का भी देख लेते हैं एग्जांपल, बेरिलियम पर 2+, मैग्नीशियम पर 2+, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, है ना, रेडोन। तो इन पर 2+, ये आयन बन गए, आयन बना लिए। तो अब इनकी कौन सी रेडियस देखेंगे, आयनिक रेडियस। तो टॉप टू बॉटम तो एटॉमिक रेडियस भी वही है, आयनिक रेडियस भी वही है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है तो आयनिक रेडियस भी क्या होगी हमारी टॉप टू बॉटम, इंक्रीज होगी। ठीक है भैया, पहला पॉइंट तो टॉप टू बॉटम का हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखो कि केटायन, केटायन हैज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। जो पेरेंट एटम होगा उससे भी छोटा होता है हमारे केटायन की साइज। एंड एनायन, एनायन हैज लार्जर देन पेरेंट एटम। और एनायन जो नेगेटिव चार्ज है वो लार्जर होगा पेरेंट एटम। जैसे मतलब एक न्यूट्रल एटम है ना, जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन प्लस केटायन हो गया, हाइड्रोजन माइनस एनायन हो गया। तो ये हाइड्रोजन पेरेंट एटम है, हाइड्रोजन प्लस केटायन, हाइड्रोजन माइनस एनायन। तो केटायन की साइज और कम हो जाएगी पेरेंट एटम से, और एनायन की साइज ज्यादा होगी पेरेंट एटम से। वही कह रहा है ये, जैसे ये हमारा पेरेंट एटम है। अब ऐसा क्यों होता है ये भी समझते हैं। तो जैसे ही यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया तो क्या इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन बढ़ा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो अट्रैक्शन बढ़ा, अट्रैक्शन बढ़ा तो साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पेरेंट एटम से ज्यादा कम साइज किसकी होगी, जहां केटायन होगा। और तुम्हें बता देता हूं, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन उतना ज्यादा, अट्रैक्शन जितना ज्यादा साइज कम, आयनिक साइज कम। ठीक है, बट एनायन में क्या होगा, एनायन में होगा दोस्तों नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का तो भैया क्या होगा, रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा। तो नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा, रिपल्सन उतना ज्यादा, रिपल्सन जितना ज्यादा, आयनिक रेडियस उतनी ज्यादा। तो नेगेटिव चार्ज आएगा तो रेडियस बढ़ेगी, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो रेडियस कम होगी, वो पेरेंट एटम के बीच में रहेगी। जैसे एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन बताया था, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस, हाइड्रोजन माइनस, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन उतना ज्यादा, रेडियस उतनी कम। नेगेटिव चार्ज ज्यादा, रिपल्सन ज्यादा, रेडियस उतनी ज्यादा। सेकंड एग्जांपल Fe2 प्लस, Fe3 प्लस। तो भैया Fe3 प्लस, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो साइज कम। तो भैया पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो साइज कम। थर्ड देखेंगे N3 माइनस, N2 माइनस और N, या फिर N माइनस भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा N3 माइनस का, नेगेटिव चार्ज ज्यादा तो रिपल्सन ज्यादा, रिपल्सन ज्यादा तो साइज ज्यादा। तो ऐसा हमारा ऑर्डर आएगा आयनिक रेडियस का। तो पेरेंट एटम से केटायन की कम होती है बट एनायन की ज्यादा होती है, और टॉप टू बॉटम आयनिक रेडियस हमारी बढ़ती है। नेक्स्ट भैया, कैलकुलेट रेडियस ऑफ द फॉलोइंग, इनकी रेडियस कैलकुलेट करेंगे। तो वही बात है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्लस, एल्यूमिनियम 3+। तो बच्चों बताओ जल्दी,
कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो साइज कम, तो इसकी साइज कम हो जाएगी। सेम इसके लिए पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो साइज कम। सेम Mn2 प्लस Mn5 प्लस Mn7 प्लस, 7 प्लस पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो साइज कम। थक गया बेटा, गला ही थक गया मेरा। नीरज परमार जिंदाबाद। देखो आगे बढ़ो, सोडियम और सोडियम प्लस में किसकी साइज कम होगी? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो साइज कम। अब नेगेटिव आ गया भैया, नेगेटिव चार्ज ज्यादा तो रिपल्सन ज्यादा, रिपल्सन ज्यादा तो साइज ज्यादा। इस बार इधर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर ऑक्सीजन है, इधर एक नेगेटिव, इधर दो नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज ज्यादा, रिपल्सन ज्यादा, रिपल्सन ज्यादा तो साइज ज्यादा, इसकी कम हो जाएगी। ठीक, सेम ऐसे ही H2 माइनस की साइज ज्यादा होगी, आयनिक साइज एज ए नॉर्मल पेरेंट सल्फर से। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है एक टर्म बता देता हूं मैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस क्या होती है भैया? आइसो मतलब होता है सेम। क्या होता है? आइसो मतलब होता है सेम। इसका मतलब क्या? आइसो का मतलब होता है भैया सेम। इलेक्ट्रॉन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और स्पेसीज मतलब ऐसी स्पेसीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सेम होंगे। उन स्पेसीज को बोलेंगे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। डेफिनेशन क्या है? द स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहलाएगी हमारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। तो आइसो, जैसे मान लो C4 माइनस, N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस। अब मुझे बताओ इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जैसे यहां मैं लिखता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताओ मुझे कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? कार्बन में तो होते हैं 6, बट 4 माइनस का क्या मतलब है? कि उसने 4 इलेक्ट्रॉन और ले लिए। देखो माइनस है तो इलेक्ट्रॉन ले लिए, प्लस है तो इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो 4 माइनस का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो एक्चुअल में उसके बाद 6 होते हैं, 4 और ले लिए, टोटल कितने होंगे? 10 हो गए। नाइट्रोजन के पास 7 होते हैं, बट 3 और ले लिए, 3 माइनस है, 3 और ले लिए, तो कितने हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 10। ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं इलेक्ट्रॉन, पर 2 माइनस का क्या मतलब? 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। नियोन के पास तो 10 ही होते हैं भैया, 10। सोडियम के पास 11 होते हैं, सोडियम के पास 11 होते हैं, बट प्लस का क्या मतलब? एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, दे दिया तभी तो वो दानवीर बनेगा, तभी तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज आएगा मतलब 11 थे, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके पास बचे 10। क्या इन सभी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है? 10 10 10 10 10 10 10, सभी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो क्या ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है? हाँ बच्चों, ये सभी की सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है। अब जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है ना, तो तरीका सेम ही रहेगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, अट्रैक्शन ज्यादा तो साइज कम। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, रिपल्सन ज्यादा तो साइज ज्यादा। तो भैया नेगेटिव चार्ज ज्यादा, रिपल्सन ज्यादा तो साइज ज्यादा। तो भैया साइज का ऑर्डर आ जाएगा ये वाला, पॉजिटिव की सबसे कम। सेम टू सेम क्या? ये भी हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है, जरा देख लो बच्चों। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भैया? फॉस्फोरस के पास कितने होते हैं? 15, 3 और ले लिए तो हो गए 18, 18। सल्फर के पास होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन, 2 और ले लिए तो इसके पास 18। क्लोरीन के पास होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन, एक और ले लिया तो हो गया 18। आर्गोन तो नोबल गैस है, 18 ही होते हैं भैया। पोटेशियम के पास होते हैं 19, प्लस का क्या मतलब? एक दे दिया, मतलब एक कम कर दिया, 18 हो गए। कैल्शियम के पास होता है 20, 20 में से 2 चले गए तो बचा कितना? 18। तो क्या सबके पास 18 18 18 18 इलेक्ट्रॉन है? कभी 18 इलेक्ट्रॉन है तो क्या ये सारी मेरी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है? कभी ये सारी मेरी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है? तो जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा, साइज कम, तो इनकी साइज कम होगी। और नेगेटिव चार्ज जिसके पास ज्यादा, रिपल्सन ज्यादा, साइज ज्यादा। तो ऐसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में आयनिक साइज कंपेयर करेंगे। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन ही क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन की कमी नहीं है नीरज सर की क्लास में। कंपेयर साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। पहले ही उन्होंने कह दिया है कि ये
इनमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस में साइज को कंपेयर करो। तो पहले मुझे बताओ, इधर है H2 माइनस, क्लोरीन माइनस, कैल्शियम 2 प्लस, पोटेशियम 2 प्लस, पोटेशियम प्लस, क्या ये यही है? H2 माइनस, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा तो रिपल्सन ज्यादा, रिपल्सन ज्यादा तो साइज ज्यादा। तो H2 माइनस की सबसे ज्यादा हो जाएगी, फिर क्लोरीन माइनस की। बट कैल्शियम 2 प्लस और पोटेशियम 2 प्लस में किसकी ज्यादा होगी? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो साइज कम। तो भैया इस पोटेशियम की थोड़ी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कैल्शियम 2 प्लस। ठीक है, तो ये आएगी हमारी आयनिक रेडियस का एक्चुअल ऑर्डर। दिख रहा है ना, H2 माइनस, Cl माइनस, K प्लस, Ca 2 प्लस। ठीक है, अब आते हैं भैया इस पर, O2 माइनस, फ्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस, Mg2 प्लस। ये मेरी सारी की सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है। तो वही नेगेटिव चार्ज ज्यादा, रिपल्सन ज्यादा, साइज ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा, साइज कम। ये भी मेरी सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है। आप तो बस ये दो एग्जांपल देख लोगे ना, तो इन्हीं के टुकड़े में वो बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे, ऐसे क्वेश्चन ही आएगा एग्जाम में, आएगा ना तो आयनिक रेडियस का आएगा और ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। तुम्हें करना क्या है, यही पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा, साइज कम, नेगेटिव चार्ज ज्यादा, रिपल्सन ज्यादा, साइज ज्यादा। बस ऐसे करना, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा, साइज कम होगी ना गधो। इतना थक गया गला मेरा बच्चों कि थोड़ा दिक्कत है। बट कितने 16 पेज हो गए, थोड़ा सा ही बचा है बस। अब देखते हैं इधर, अरे बाप रे, ये तो अब डिफरेंट है। ये देखो, एक ही ये अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस थी, यहां तक सब थे। क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? नहीं है भैया। इसके पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, 9 तो खुद के, एक माइनस। इसके पास हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, 17 खुद के, एक और माइनस की वजह से। इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन के पास 35 होते, 35, एक और माइनस तो 36। आयोडीन, आयोडीन के पास होते हैं 53, एक और माइनस तो 54। तो भैया ऐसा है इनका एटॉमिक नंबर। तो क्या ये दोनों तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है, इन दोनों में तो तुम कंपेयर करवा सकते हो। क्या ये बाकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है? नहीं है। तो इनको तो अपन पीरियोडिक टेबल में कैसे देखते हैं? देखो मैं लिख देता हूं, फ्लोरीन हमें यहां मिलता है, उसके नीचे क्लोरीन मिलेगा। ठीक है, ऑक्सीजन जस्ट यहां मिलेगा O2 माइनस। ठीक है, ब्रोमीन और उसके नीचे मिलेगा, और आयोडीन यहां मिलेगा। तो मुझे बताओ टॉप टू बॉटम तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है, तो आयनिक रेडियस भी क्या होगी? बढ़ेगी। देखो ये हमारा 17th ग्रुप है, ये हमारा 16th ग्रुप है। तो भैया ये 17th ग्रुप है, ये 16th है। तो आयोडीन की सबसे ज्यादा, क्योंकि टॉप टू बॉटम आने पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती है, तो आयोडीन माइनस की सबसे ज्यादा, देन ब्रोमीन माइनस, देन क्लोरीन माइनस। अब आते हैं इन दोनों में, क्योंकि ये दोनों कैसी हो गई? हमारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस हो गई। कैसी? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। अब इनमें क्या होगा? जिस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा, रिपल्सन ज्यादा, साइज ज्यादा, तो ऑर्डर क्या जाएगा? ऑर्डर आ जाएगा हमारा O2 माइनस की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू F माइनस, और यहां लिखा भी है O2 माइनस की ज्यादा, F माइनस। ठीक है, तो 4 तक का ये हो गया आंसर। और भी क्वेश्चन होंगे तो सारे कराऊंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, उठता गिरता रहूंगा पर। और पता नहीं क्या क्या बोला था हमारे माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। एक उनकी कविता है, उसको बार बार सुनोगे मोटिवेशन मिलेगा, या फिर मेरा ही सुन लो तो भी तुम्हारा आंसर बनेगा, तो मोटिवेशन मिलेगा। इधर आओ। ठीक है, अब लिखता हूं भैया मैं, पहले तो इनको थोड़ा जमा देता हूं क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले मैं लिखता हूं कार्बन 4 माइनस। कार्बन के बाद क्या यहां पर नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन 3 माइनस। क्या ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन 2 माइनस। फ्लोरीन भी है, फ्लोरीन माइनस। अच्छा, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन है क्या? यहाँ क्लोरीन माइनस। ब्रोमीन भी है, ब्रोमीन माइनस। आयोडीन भी है, आयोडीन माइनस। ये 17 ग्रुप हो गया। ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर 2 माइनस। ठीक है भैया, तो सल्फर भी हो गया, सारे हो गए। कोई रह गया क्या? नहीं रह गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ये 17 ग्रुप, ये 16 ग्रुप, ये 15 और ये 14। तो मुझे बताओ क्या ये वाले सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? क्या ये दोनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? बाकी टॉप टू बॉटम का ऑर्डर तो वही रहेगा जो आया है। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगी तो हमारी रेडियस बढ़ेगी। चलो, तो मुझे बताओ इन सब में रेडियस किसकी ज्यादा होगी? आयोडीन की। तो ऑर्डर लिख रहा हूं मैं पूरा, आयोडीन माइनस की सबसे ज्यादा, उससे कम ब्रोमीन माइनस, उससे कम अब इन दोनों की होगी। अब इन दोनों में भी किसकी होगी? क्योंकि दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है।
नेगेटिव चार्ज ज्यादा, रिपल्सन ज्यादा, रिपल्सन ज्यादा तो साइज ज्यादा, मतलब S2 माइनस की, देन उससे कम क्लोरीन माइनस की। अब बाकी इन चारों में, ये चारों भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा, रिपल्सन ज्यादा, साइज ज्यादा, मतलब कार्बन -4 की, फिर नाइट्रोजन -3 की, फिर ऑक्सीजन 2 माइनस की, फिर फ्लोरीन माइनस की। तो ये ऑर्डर आ जाएगा पूरा हमारा, चाहे तुम्हें अब कैसा भी क्वेश्चन दे दे कि आप तुम नहीं कर पाओगे। जब ऐसा क्वेश्चन कर दिया भैया, स्टार भी लगा था, ये क्वेश्चन हो गया, तो अब सारे आयनिक रेडियस के मैं लिख के देता हूं, तुम्हारा गलत नहीं होगा, एनटीए गलत हो जाएगा, तुम्हारा आंसर गलत नहीं होगा, इसके बाहर आयनिक रेडियस का नहीं आएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस में यहीं से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट टॉपिक पर, कंबाइन रेडियस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। भैया एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में क्या दो ग्रुप होते हैं, कभी उन दोनों की कभी कंबाइन रेडियस पूछे ना तो उसका ऑर्डर अलग आता है। एस एन वाली ट्रिक से मैं याद करवाऊंगा, जरा देखो। क्या बच्चों, ये वाला ग्रुप मेरा फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड फर्स्ट ग्रुप है। हेलिना की रब से फरियाद, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। इधर बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो इनमें क्या ऑर्डर आएगा, कभी कंबाइंड रेडियस पूछे तो भैया लेफ्ट टू राइट जाने पर मुझे बताओ, अट्रैक्शन बढ़ता है, साइज कम होती है, तो इसकी रेडियस कम होगी। इससे ज्यादा किसकी होगी, इससे ज्यादा होगी हमारी लिथियम की, फिर मैग्नीशियम की, फिर सोडियम की, फिर उसके बाद कैल्शियम की, कैल्शियम के बाद पोटेशियम की नहीं आएगी, फिर एन चलना, ये तो एस हो गया। अब एन, स्ट्रोंशियम, बेरियम, याद रखने का तरीका, फिर पोटेशियम, देन रूबिडियम, देन सबसे ज्यादा सीजियम की। तो इनकी कंबाइंड रेडियस का ऑर्डर क्या आएगा, सबसे कम हो जाएगी भैया हमारी बेरिलियम की, उससे ज्यादा थोड़ी लिथियम की, उससे ज्यादा मैग्नीशियम, उससे ज्यादा सोडियम, उससे ज्यादा कैल्शियम, उससे ज्यादा स्ट्रोंशियम, उससे ज्यादा बेरियम, उससे ज्यादा सोडियम, उससे ज्यादा रूबिडियम, उससे ज्यादा सीजियम। तो ये ऑर्डर आएगा हमारा कंबाइन रेडियस का। तो तुम्हें इसको कैसे याद रखना, तुम्हें ऐसे याद रखना, ऊपर वाला तो एस जैसा दिख रहा है और नीचे वाला एन जैसा दिख रहा है, तो एस एन वाली ट्रिक से तुम इसको याद रख सकते हो, बेरिलियम से लेके सीजियम तक कंबाइन रेडियस है। कभी तुमसे पूछे पोटेशियम और बेरियम में किसकी रेडियस ज्यादा, तो तुम ये मत सोचना भैया बेरियम तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पीरियड में आ रहा है और पोटेशियम तो फोर्थ पीरियड में आ रहा है, तो सिक्स्थ पीरियड की रेडियस ज्यादा नहीं होगी। तो पोटेशियम और बेरियम में पोटेशियम की रेडियस ज्यादा होगी। ये कंबाइंड रेडियस का याद करने का तरीका है एस एन, सर नीरज, सर नीरज, ऐसे याद रख सकते हो। बाकी अलग ट्रिक भी तुम बना सकते हो, ये याद रखोगे। अब इसके करते हैं अपन थोड़े से क्वेश्चन, फिर उसके बाद तो तुम्हें पता है क्या क्या आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो वही जो ऑर्डर था वो मैंने लिख दिया, बेरिलियम से लेके कहां तक, सीजियम तक का वही कंबाइंड ऑर्डर है। तो यहां लिखा है अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, साइज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो भैया लिथियम, सोडियम, ये देखो एस ब्लॉक एलिमेंट है सारे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सारे एस ब्लॉक एलिमेंट है फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के। तो लिथियम यहां है, सोडियम यहां है, ये क्या हो गया बच्चों, सोडियम यहां है, पोटेशियम किधर है भैया, पोटेशियम यहां है, बेरिलियम, बेरिलियम की तो सबसे आगे है, उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यहां है, देन है कैल्शियम, कैल्शियम हमारा यहां है। तो इनमें कंपेयर करोगे तो कैसे करोगे, इनका ऑर्डर आ जाएगा भैया, सबसे कम हो जाएगी बेरिलियम की, उसके बाद लिथियम की थोड़ी ज्यादा, फिर मैग्नीशियम की, उससे ज्यादा सोडियम की, उससे ज्यादा कैल्शियम की, और सबसे ज्यादा हो जाएगी पोटेशियम की। जो गिवन एटम थे उनमें हमने अरेंज कर दिया, तो ये ऑर्डर आएगा। तुम्हें बस ऐसा एस एन, एक सेकंड के अंदर नहीं बन जाएगा ये एस एन, फट से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, बेटा मांगे कार स्कूटर वाला, इधर बढ़ाओ एस, इधर बढ़ाओ एन, ऐसा, तो एस एन है ना, ये एन का एरो इधर आएगा ना, पहले इधर फिर इधर फिर इधर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या ये मेरा 17 ग्रुप है, तो 17 ग्रुप है तो भैया टॉप टू बॉटम का ऑर्डर है। टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ती है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है, तो आयोडीन की सबसे ज्यादा, ब्रोमीन देन फ्लोरीन, क्लोरीन देन सबसे कम फ्लोरीन। अच्छा, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये तो लेफ्ट टू राइट का ऑर्डर है। लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो
साइज कम होगी तो भैया इसकी साइज कम होगी और लिथियम की साइज सबसे ज्यादा होगी। बट इसमें एक एक्सेप्शन था, कभी नियोन आ जाता है तो नियोन वंडरवाल रेडियस फॉर्म करता है तो उसकी साइज सबसे ज्यादा हो जाएगी। पहला एक्सेप्शन याद हो, 4 एक्सेप्शन देखे। एंड ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस एच माइनस, ये अपन ने कर चुके हैं इसलिए एक बार थोड़ा रिकॉल हो जाएगा। मुझे बताओ पेरेंट एटम और पॉजिटिव में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा तो साइज कम एच प्लस की कम हो जाएगी पेरेंट एटम से, बट एच माइनस की ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज्यादा, रिपल्सन ज्यादा, साइज ज्यादा। और लास्ट में बस एक ही बात कहूंगा मैं तुमसे, बहुत बहुत धन्यवाद। चीख चीख के मेरा गला बैठ गया है, बट जब तक ये स्लाइड नहीं देख लेता हूं चैन नहीं पड़ता मेरे को। और हमारा एटॉमिक रेडियस जितना डेप्थ में पढ़ाना था उतना डेप्थ में मैंने तुम्हें पढ़ाया है। एक बार रिकॉल कर लो, क्विक रिकॉल कर लो भैया। सबसे पहले तो हमने बताया, जनरल इंट्रोडक्शन देखा कि सिंगल एटम का एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसकी बाउंड्री फिक्स्ड नहीं है। तो हम कौन सी स्टेट में रेडियस कैलकुलेट करते हैं? बॉन्डेड स्टेट में, ठीक है। उसके बाद ये सब जगह उसके टाइप्स ऑफ रेडियस देखे, 4 टाइप के, कोवेलेंट, वंडरवाल, मेटेलिक और आयनिक। देन कोवेलेंट रेडियस को समझा, फिर कोवेलेंट रेडियस में 2 टाइप थे, होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक। उसके बाद वो वंडरवाल रेडियस, देन मेटेलिक रेडियस, फिर उसके वेरिएशन, ये बक्से जो बनाए हैं तुम भी बक्से बनाओगे। फिर एक्सेप्शन देखे, पहला एक्सेप्शन पीरियड में, दूसरा ग्रुप में 13th ग्रुप में, तीसरा 3D में सीरीज में, चौथा 4D और 5D सीरीज। फिर आता है हमारा लास्ट रेडियस आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस में दोनों ये वाला टॉप टू बॉटम का वो भी लिखा, देन क्वेश्चन। फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस क्या होती है, फिर बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन। फिर आया कंबाइंड रेडियस ऑफ एस ब्लॉक, फिर उसके क्वेश्चन, और लास्ट में सुंदर सा बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत मेहनत लगी बच्चों, थोड़ा सा प्यार दिखाओ और सपोर्ट करो और अच्छा लगेगा मुझे तुम्हारे लिए, और मजेदार इंटरेस्टिंग एनर्जेटिक लेक्चर्स लेके आऊंगा तुम्हारे लिए, और एक एक बारीक से बारीक चीज तुम्हें बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोग बना रहे।